नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे यूपी पुलिस को खुली चुनौती की। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में दबिश के दौरान पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग में गौतम बुद्ध नगर पुलिस के सिपाही सौरभ की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस टीम वांछित आरोपी कादर की गिरफ्तारी के लिए नाहल पहुंची थी और इस दौरान परिजनों के द्वारा किए गए हमले से सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उपनिरीक्षक सचिन की शिकायत पर मसूरी थाने में मुकदमा दर्ज कर गाजियाबाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और राजधानी दिनांक 25/5/25 को थाना मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना मसूरी के ग्राम नाहल पर गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल लाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उपनिरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राजधानी लखनऊ के इंदिरानगर क्षेत्र स्थित सर्वोदय नगर में गुरुवार की रात सनसनीखेज वारदात हुई। पेशे से बिल्डर 26 वर्षीय मुरसलीन को बदमाशों ने विवाद के बाद सरेराह दौड़ाकर गोलियां मार दी। घटना कुकरैल बंधा रोड पर पुलिस चौकी के पास हुई, जब मुरसलीन अपनी स्विफ्ट कार छोड़कर जान बचाने की कोशिश कर रहा था। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने बीच सड़क पर उसे घेर कर गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल मुरसलीन को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में फैज और अरसल नाम के युवकों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। हुई उसके बाद भी दोनों लोग चले गए थे। उसके बाद दोबारा आए, मुस्लिम आगे के भाग रहे थे, पीछे से वो दौड़ा रहे थे। फिर मुस्लिम आए, चिल्लाने लगे कैसे गोली लग गई। फिर वो चले गए, इधर से वो बैक होकर पीछे फिर गाड़ी लेके भाग गए। ये मुस्लिम कौन है? मुस्लिम ये इस बिल्डिंग के भतीजे हैं, जिनकी बिल्डिंग है। हाँ। किस तरफ से भागते हुए आए थे यहाँ पे? वो इधर से आए थे। और जिनसे बहस हुई थी वो कौन है? उनका नाम लिया, कुछ पहचानते हैं आप लोग? ना। जौनपुर के जाफराबाद थाना क्षेत्र के नेवादा गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों लालजी, उनके बेटे गुड्डू और राजवीर की लोहे के हथौड़े से निर्मम हत्या कर दी। तीनों दुकान में बने कमरे में सो रहे थे कि तभी बदमाशों ने गला रेत कर हत्या कर दी और सीसीटीवी डीवीआर भी साथ ले गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। 4 मोबाइल फोन बरामद हुए और जांच के लिए 8 टीमों का गठन किया गया। इस ट्रिपल मर्डर से पूरे जिले में दहशत फैल गई है। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। मेरी बहन तो रात को 1:50 से को कॉल कर रही, तो लोग घर पे नहीं आए। तो मैं बोला कि मैं 2 बजे रात को मैं वहाँ बिना में मैं अकेला तो जा नहीं सकता, तो सुबह होने दो। फिर उसके बाद फिर 5 ही बजे कॉल की बहन ने, तो मैं बोला, मैं उठा और तुरंत गाड़ी उठाया, तुरंत यहाँ आया। जब यहाँ आया तो यहाँ जो खून के धब्बे देखा तो मेरा हिम्मत नहीं पड़ा और आगे देखने का। तो मैंने प्लांट में गया, मैनेजर से मिला, तो बोले कि ऐसा है। तो आए तो वो देखे कि कहीं की लगता है कोई बड़ी घटना हो गई है, पुलिस को सूचना दो। तो वही और का नाम से किसी के पास फ़ोन किए, तो वो आए तो वो तुरंत पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस आई। ये जनपद जौनपुर थाना जफराबाद अंतर्गत नेवादा बाईपास, इस जगह पर लालजी वेल्डिंग वर्क करके एक प्रतिष्ठान है। इसमें इसके मालिक गुड्डू कुमार और साथ में इनके पिताजी लालजी और इनके भाई यादवीर। इन आज सुबह इनके बहनोई द्वारा पुलिस को सूचना दी गई
कि यहाँ पर ये मृत अवस्था में मिले हैं। यहाँ पर आकर जब पुलिस की टीमों द्वारा पूरे एरिया को सील ऑफ किया गया और चेक किया गया है, तो इन तीनों मृतक जो हैं एक ही परिवार के हैं, पिता और 2 भाई हैं। इनके ऊपर किसी भारी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया है इनके सरों पे, जिससे इनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। पुलिस द्वारा पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। अभी तक की प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि इनके कुछ लोगों से विवाद चला करते थे और साथ ही यहाँ पर किसी धारदार हथियार या अन्य किसी फायर आर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। किसी भारी चीज़ से इनको इनके सरों पे मारा गया है। तो पुलिस द्वारा सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है और साथ में कई टीमों को लगाया गया है ताकि अतिशीघ्र इस पूरे घटना का अनावरण किया जा सके। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। महेश चंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ में हैं, पूर्व डीजीपी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। महेश चंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो घटनाएं हुई और यहाँ पर पुलिस के इस्तकबाल को साफ तौर पर खुली चुनौती देते हुए बदमाश नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था इस तरीके से चरमराएगी और सीधा चैलेंज बदमाशों की ओर से सामने आएगा तो इससे पुलिस के इस्तकबाल पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। जो प्रथम घटना आपने बताई वाजिब बात की, जो निश्चित रूप से चैलेंज है पुलिस के लिए, प्रशासन और शासन के लिए, क्योंकि जिसमें सिपाही को मार भी दिया और गिरफ्तारी के लिए गए हुए तो उसमें पत्थरबाजी करना और उसके बाद में सिपाही हत्या भी हो जाना, वो तो बिल्कुल चैलेंज है और उसको ऐसे ही शासन में रहना चाहिए जैसे कि विकास दुबे के केस से हुआ था। इस प्रकार की घटना हुई थी, उसी प्रकार लिया जाएगा। सभी लोग बताएंगे ऐसे बदमाश पड़े वाले। ऐसा लगता है कि कोई नया माफिया डॉन वहाँ क्रिएट हो रहा है या अपने को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें बहुत कठिन, बहुत ही सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। जौनपुर की जो घटना है वो कोई इस तरह की घटना चुपचाप आके हत्या कर जाना, ये बड़ा कठिन होता है। पुलिस के लिए भी पता नहीं होता है कौन मन में बना रहा है कि हम जाके चुपचाप हत्या कराएंगे, तो ये बड़ा कठिन होता है। जान पाना पुलिस के लिए, प्रिवेंट करना भी मुश्किल होता है। इसको बहुत बड़ा चैलेंज तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि ये चैलेंज अवश्य है कि पुलिस पता लगाए कि किन लोगों ने ऐसी घटना की और उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाए जो कि कानून में प्रावधान है। तीसरी घटना मैंने नहीं सुनी, इसके विषय में फोन पर नहीं सुन पाए, लेकिन ये है कि गंभीर घटनाएं हैं और पुलिस को पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि उनको खोला जाए, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। ठीक है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि क्या पुलिस को और ज्यादा सख्त रवैया ऐसे बदमाशों के प्रति अपनाना चाहिए ताकि ये जो हौसले इन बदमाशों के बुलंद हैं, इन पर जब सख्त एक्शन होगा तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से नजीर पेश होगी और जो बाकी लोग हैं उनको भी एक संदेश मिलेगा कि पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल सही बात है कि दूसरों के लिए अवश्य एक उदाहरण होना चाहिए कि आगे ऐसे घटना न करे, ऐसा उदाहरण बनना चाहिए। इस तरह की सजा दिलाई जाए। हम तो यही कहें कि यदि कानून में है उसके अंतर्गत अधिक से अधिक सजा हो सकती है वो दिलाई जाए। इसके लिए गवाहों और सबके वजह भी कोर्ट पेश होते हैं और पैरवी की जाती है पुलिस की तरफ से, वो पैरवी ढंग से की जाए। पहले तो यही है कि लौटने वाले में तो पता लगा नहीं यदि है कि किसने किया किसने नहीं किया। गाजियाबाद का तो ऐसा प्रतीत होता है कि लोग जो इन्वॉल्व थे वो हैं, जाने हुए हैं और होते जाएंगे। तो आवश्यकता यही है कि अधिक से अधिक सख्ती से कार्रवाई की जाए जिससे दूसरे लोगों के लिए ये उदाहरण बन सके और दूसरे ऐसे केसेस करने की हिम्मत न करें। ये ठीक है सर, बने रहेगा हमारे साथ में गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं, उनका रुख लेते हैं। जयवीर, पूरी जानकारी क्या है? गाजियाबाद में जिस तरीके से बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया उससे ये साफ हो रहा है कि उन्हें पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। पुलिस पर गोलियां बरसाई गई गाजियाबाद में।
जयवीर, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी बोलिए। जी गरिमा, आपको बोलिए जयवीर। जी कादिर नाम का जो अपराधी था उसके घर दबिश देने के लिए पहुंची थी और दबिश के दौरान उसको पकड़ भी लिया था, लेकिन उसके बाद कादिर नाम का जो युवक था उसने पुलिस पर फायर कर दिया और पुलिसकर्मी जिसका नाम सौरभ था उसकी मौके पर ही मौत। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो तस्वीरें भी सामने आई हैं मृतक की घायल अवस्था में, जिस समय वो वहां पर घटनास्थल पर पड़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं पुलिस के इकबाल को चुनौती दी है। वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस जहां चैन स्नेचर, पॉकेट मार और पशु तस्करों तमाम ऐसे लोगों पर लगातार मुठभेड़ करती है, लगातार एनकाउंटर दिखाती है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े अपराधी जिसने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी उसको किस तरह से गिरफ्तार कर लिया और वहां पर कोई मुठभेड़ भी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी जो आम जन है उनको गुस्सा है, रोष है कि आखिर पुलिस ने ऐसे अपराधी को इतनी आसानी से कैसे गिरफ्तार कर लिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बदमाशों की बात करें तो बदमाशों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है और बदमाश गाजियाबाद में लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गाजियाबाद में पहली घटना है, पहले भी बदमाश पुलिसकर्मियों पर हमला कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार बदमाश पुलिस के इकबाल को चुनौती दे रहे हैं, पुलिस पर हमले कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद पुलिस है उसकी साख भी गिर रही है। वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद ने पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया हुआ है कि वो किसी भी अपराधी से सख्त भाषा में बात नहीं करेंगे। तो इसको लेकर भी पुलिस के जो कर्मचारी कहें या अधिकारी कहें उनके हौसले कहीं ना कहीं पस्त हैं उस कमिश्नर के इस फैसले से, इस आदेश से कि जो अपराधी हैं उनसे सभ्य भाषा में बात की जाए, आप कहकर बात की जाए, उनसे किसी तरह के कोई सख्ती ना बरती जाए। तो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी अपनी नौकरी को बचाने के लिए भी अब अपराधियों के साथ हो या किसी के साथ भी सख्त व्यवहार नहीं कर रहे हैं, जो पुलिस के मनोबल को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है। और इस वारदात के बाद जिस तरह से अपराधी है और उसकी फोटो आप तस्वीरों में देख पाएंगे, जो अपराधी था उसको पुलिस ने हालांकि कादिर को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन उसके जो अन्य साथी हैं अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। केवल एक व्यक्ति जो मुख्य आरोपी था कादिर उसको गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस पर फायरिंग की गई थी, पुलिस पर पथराव किया गया था। तो इसमें कहीं ना कहीं अन्य लोग शामिल रहे थे जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जो घटना स्थल पर मौजूद थे। उन सभी की अभी हालांकि पुलिस जांच करने की बात कर रही है, लेकिन जिस तरह से जो मुख्य आरोपी था कादिर नाम का व्यक्ति जिसने पुलिसकर्मी पर हत्या की और आसानी से फरार हो गया, और सुबह के समय जैसे ही घटना का संज्ञान लिया गया, खबर चली और तो कुछ देर बाद ही पुलिस ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया कि जो मुख्य आरोपी कादिर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। तो देखना होगा कि पुलिस आने वाले में समय में किस तरह के जो कार्रवाई है वो करेगी, और जो अन्य अभी फरार आरोपी हैं, जो युवक के साथी हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए कब तक प्रयास करेगी और कब तक उनको गिरफ्तार किया जाए। तो गरिमा कहीं ना कहीं एक बड़ी अपराध की घटना अपराधियों ने यहाँ पर गाजियाबाद में दी है, उससे पुलिस का मनोबल गिर रहा है और जो आम लोग हैं उनका भी अब पुलिस से विश्वास हट रहा है। लेकिन जो अपराधी है उन लोगों का जिस तरह से आत्महत्या है कि उनकी हिम्मत है, जो बिल्कुल साफ तौर पर इस घटना के बाद ये सामने आया कि पुलिस का डर इन बदमाशों में नहीं। लौटेंगे आपके पास में जयवीर, हमारे साथ में शिवा शर्मा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शिवा, लखनऊ की घटना भी पुलिस के इस्तकबाल पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर कैसे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि दिन दहाड़े ऐसी वारदातों को अंजाम देने पर उन्हें कोई भी डर, कोई भी खौफ पुलिस का नहीं रह जाता। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए गरिमा, कल शाम की घटना है। तकरीबन 5:30 बजे की इंदिरानगर के अंतर्गत एक सर्वोदय नगर इलाका आता है, गाजीपुर थाना क्षेत्र है। वहां पर मुस्लिम नाम के युवक को, जो होटल संचालक है, पेशे से वो प्रॉपर्टी डीलर भी है, उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां मार करके बदमाश फरार हो जाते हैं। और ये बदमाश 3 लग्जरी गाड़ियों से आते हैं, जो अपने हाथों में असलहे लिए होते हैं, डंडे लिए होते हैं, रॉड लिए होते हैं, और बेखौफ होकर के दिन दहाड़े मुस्लिम नाम के युवक को उन्होंने गोली मारी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने रिएक्शन जरूर किया, अस्पताल में उसको भर्ती कराया और 3 गोलियां जो उसके शरीर में, जो उसकी कमर में धंसी हुई थी, उसको फिलहाल अभी निकाला गया है। तो उसकी हालत खतरे से बाहर दिखाई जा रही है। लेकिन सीसीटीवी का फुटेज जो हमने देखा, जो पब्लिक ने देखा, उससे आम अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाश दिन दहाड़े लखनऊ कमिश्नरी के अंदर इतनी तेज आते हैं और वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। फिलहाल इनको उस बात का किसी का डर नहीं है कि लखनऊ की कमिश्नरी है, पुलिस की कमिश्नरी है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो ऐसे में अगर अपराध करेंगे तो जुर्म कितना
ज्यादा होगा, कितनी कठिन सजा होगी, इस बात का उनको शायद सरोकार नहीं था इस बात से। लेकिन फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने अभी फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक नाम फैज सिद्दीकी का है, दूसरा अरसल उर्फ अरसलान गाजी का है। दोनों ही लोगों के पास से एक पिस्टल रिकवर हुई है। और फिलहाल जो अन्य लोग हैं, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में करीब 12 से 13 लोग शामिल थे, 60 नामजद लोगों के खिलाफ FIR हुई, 5 अज्ञात लोग थे। और दुश्मनी महज इतनी थी कि होटल में बैठने को लेकर के दोनों के बीच में हॉटटॉक हुई। और हॉटटॉक इतनी ज्यादा बड़ी कि पहले वहां से वो कार सवार जो दबंग थे वो वहां से चले गए। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद वो लौट करके आए और अरसलान जो शख्स था उसने मुस्लिम को दौड़ा करके तकरीबन 4.5 किलोमीटर तक दौड़ाया। और दौड़ा करके जब वो सर्वोदय नगर इलाके में पहुंचा तब उसको 3 राउंड घुस करके होटल के अंदर फायरिंग की गई। तो इस बड़ी ये घटना के बाद में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार पुलिस का इस्तेमाल कितना है, पुलिस का आखिरकार कानून व्यवस्था स्थापित करने में कितना इस्तेमाल है कि लखनऊ के अपराधी बेखौफ होकर के इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो पुलिस का कहना है कि वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि 7 CLA एक्ट लगाया जरूर है। और जो और भी लोग गिरफ्तार होंगे और इस पूरी घटनाक्रम में जिन जिन लोगों के नाम सामने आएंगे उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लखनऊ के अंदर, राजधानी के अंदर गरिमा इस तरीके की वारदात कर देना एक गलत मैसेज जाता है प्रदेश की कानून व्यवस्था पर। तो बिल्कुल, और खास तौर पर जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इतने बड़े बड़े दावे होते हो वहां पर और ज्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है शिवा, लौटेंगे। रुचिता चौधरी जी हमारे साथ में, सेवानिवृत्त IPS अधिकारी हैं। स्वागत मैम। राजधानी की घटना का अभी आपने जिक्र शिवा से सुन लिया कि किस तरीके से पुलिस चौकी के सामने खूनी खेल हुआ। इस घटना से क्या सामने आता है? एक तो सख्त एक्शन की जरूरत है, दूसरा पुलिस के खौफ को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? रुचिता जी, आवाज मिल रही है आपको? रुचिता जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? जी रुचिता जी, क्या कहना चाहेंगे इन घटनाओं को लेकर आप? रुचिता जी, सुन पा रही हैं आप? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं यूपी पुलिस को खुले चुनौती को लेकर, क्योंकि अलग अलग जगहों से यूपी से घटनाएं सामने आई हैं। रुचिता चौधरी जी, सेवानिवृत्त IPS हमारे साथ में है। रुचिता जी, क्या कहना चाहेंगी? जिस तरीके से चाहे प्रदेश की राजधानी हो या गाजियाबाद हो, अलग अलग जगहों पर इस तरीके की घटनाओं के सामने आने के बाद पुलिस पर, उसके एक्शन पर, उसके अलर्ट रहने पर, सजगता पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी मैम आप? निसंदेह ऐसा लगता है कि क्रिमिनल इंटेलिजेंस का जो पार्ट है वो उतना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए। और किसी जगह यदि रेड भी डालने जाना है तो आपको पूरा परसेप्शन आपके पास होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, और एक प्रिपरेशन होनी चाहिए। कितने लोग जाएंगे, किधर से जाएंगे, किधर से थ्रेट हो सकता है, वहाँ के लोगों का एक्शन रिएक्शन का पैटर्न क्या है, किस अगर हिस्ट्री शीटर के यहाँ जा रहे हैं तो आपको और तैयारी से जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने आसपास एक बड़ा हुजूम और लोगों का एक ग्रुप रखते हैं जो रिएक्ट करता है। तो जानकारी करके जाना चाहिए था, इस तरह नहीं कि किसी ने सूचना दी उठ के चल दिए। ये तरीका, क्योंकि अब लगता है कि लोग इंटेलिजेंस कलेक्शन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मोबाइल की सूचनाओं पर ही विश्वास करते हैं कि किसी ने सूचना दी, सूचना देने वाला जो दे रहा है, जगह अपने क्षेत्र में या तो गश्त नहीं की जाती है, उसकी भौगोलिक स्थिति, उस टोपोग्राफी से लोग वाकिफ नहीं होते हैं जहाँ उनको जाना है, जहाँ जिस एरिया में रेड डालनी है। उसके जब तक आप पूरा इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और तैयारी से नहीं जाएंगे
तो इस तरह की घटनाएं होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उनको निस्संदेह इसमें कहीं कमी है और तैयारी सही नहीं है, इंटेलिजेंस उनके पास सही। बिल्कुल कमी है। इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है रुचिता जी? पुलिस को मुझे लगता है और ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। और देखिए, क्योंकि अगर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं होगा, मेंटेन नहीं होगा, तो कई तरह की और घटनाएं बढ़ेंगी और इनके हौसले, सबसे बड़ी बात, एक कहते हैं ना, साइकोलॉजिकली बुलंद हो जाएंगे। उस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रदेश की राजधानी में, जहाँ से पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था मैनेज होती है, वहां पर ही अगर इस तरीके की घटनाएं आएंगी तो एक गलत संदेश जाता है। इसके लिए जो पुलिसिंग की पुराने पैटर्न की व्यवस्था है उसको समायोजित करते हुए आज के समय में आपको इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, इंटेलिजेंस की जानकारी लेना, उसके अकॉर्डिंग अपनी योजना बनाना और उस जिस एरिया में, जिस बीट में जो कर्मचारी तैनात हैं, अपनी बीट की उनको जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इस बीट सिस्टम को, जो एक पुलिस की सबसे बेसिक यूनिट है, वहाँ उस काम को अगर सीरियसली नहीं किया जाएगा, उस पर समय नहीं दिया जाएगा, ऊपरी सिर्फ गाड़ियों का इधर से उधर घूमने मात्र से ही पुलिसिंग नहीं होगी। पुलिस की जो व्यवस्था है, बीट व्यवस्था है, उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। इंटेलिजेंस की जो कलेक्शन की जो व्यवस्था है उसको करना होगा और इंटेलिजेंस प्लस सिविल पुलिस को आपस में कोऑर्डिनेशन रखना होगा कि वो समय से सही सूचना दें। आप समय से उनसे सूचना मांगे और अपनी तैयारी करें। जो बीट में आरक्षी या उप निरीक्षक तैनात हैं वो अपने क्षेत्र से वाकिफ रहें। उस एरिया में जाते समय उस एरिया का जो बीट का इंचार्ज है उसको साथ लिया जाए और एक योजना बना के कहीं जाना। ठीक है, सिर्फ गाड़ी में बैठ के चल देना और पुलिस लगा हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता। वो समय नहीं है कि पुलिस की गाड़ी देख कर लोग सहम जाए। ठीक है मैम, व्यवस्था पुलिसिंग की बिल्कुल इस व्यवस्था में बदलाव और सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में। शिवा हमारे साथ में। शिवा, आपने सुना रुचिता जी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं कमी जरूर है और उसको ठीक किया जाना भी उतना ही जरूरी है और जल्द जरूरी है। शायद तभी लॉ एंड ऑर्डर ठीक तरीके से मेंटेन हो पाएगा। शिवा, आवाज मिल रही है? शिवा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जयवीर, आपको आवाज मिल रही है हमारी? ठीक है, तकनीकी खामी के चलते आवाज शिवा तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि जिस तरीके से अलग अलग जगहों से प्रदेश में घटनाएं सामने आई हैं, ये अपने आप में पुलिस के इस्तकबाल पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को जल्द मजबूत किया जाना जरूरी है कि अगर इस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद रहे तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खस्ताहाल होता हुआ नजर आएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।